हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ फिजिक्स जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके हम कर रहे हैं आज एंड एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखो, इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कार है, स्कूटर है, बाइक है, एक्स वाई जेड। तो वो जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है अपने ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब उस पर हम कोई भी एक्स्ट्रा या फिर कोई भी ऊपर से कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, वो अपनी स्टेट में है, रखा हुआ है एक जगह। ठीक है, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या वो पॉसिबल है ये चीज कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करे नॉन जीरो वेलोसिटी से? मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट पे ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं खुद के द्वारा, और अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर हाँ, तो बताइए कौन सी कंडीशन होगी जो इस स्टेटमेंट को प्रूव करेगी? दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इफ नो, अगर नहीं है आपका आंसर, तो प्रोवाइड अ रीजन। तो एक रीजन बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। यस, हाँ, इसका आंसर है यस। देखो, इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं अपने ऊपर से, कोई भी फोर्स मतलब होता है बेसिकली दबाव, कोई पुश हम लगा रहे हैं उस पर, कोई पुल कर रहे हैं हम, खींच रहे हैं या फिर धक्का दे रहे हैं हम उसे, जिससे वो अपनी स्टेट चेंज करे, वो चलने लगे, मोशन में आ जाए या फिर रुक जाए। तो अगर हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, मतलब वो जीरो है अगर, तो भी इट इज पॉसिबल दैट ऑब्जेक्ट जो है वो एक नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रैवल करे। मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो के कोई भी 1 2 3 होए, तो ये पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब फॉर एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास एक कार है, हम उसको ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, हमने स्टार्ट किया था एक पर्टिकुलर टाइम पे, और अब उस टाइम से लेके हम जा रहे हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। हमारी वेलोसिटी मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है, और उस वेलोसिटी से हम जा रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब अगर हम जा रहे हैं नॉर्थ में, तो हम वहीं पे जाते जा रहे हैं और हमारी वेलोसिटी भी सेम है, सेम मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। देन देयर इज नो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी। अगर हम बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे तो हमें कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स की भी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव करता रहेगा। टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, अगर हमें स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो अ नेट नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर हमें कार को रोकना है, ब्रेक लगाना है या फिर मोड़ना है किसी और डायरेक्शन में, या फिर हमें स्पीड स्लो या ज़्यादा करनी है, तो हमें एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये था इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद स्टिक। जब हम एक कारपेट को, मतलब एक पायदान, एक तरह से जब हम पायदान को बीट करते हैं, मतलब मारते हैं पायदान को, पायदान पे एक स्टिक से मारते हैं अगर हम, तो डस्ट जो होती है वो बाहर आ जाती है कारपेट से, ठीक है। एक्सप्लेन कीजिए क्यों आती है। तो इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट टेंड टू रेसिस्ट एनी चेंज। अब इस क्वेश्चन में एक टॉपिक आता है इनर्शिया का। अब ये क्या होता है? इनर्शिया बेसिकली आप याद कर सकते हैं इसको, एक जिद जो होती है वो जिद। अब किसकी जिद? जिद एक अपनी ही मोशन में रहने की। जैसे हम सोते हैं तो हम चाहते हैं कि हम सोते ही रहें, मतलब हम चाहते हैं कि हम सोते ही रहें, ठीक है, हमें कोई उठाए ना। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, किसी मोशन में हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा उस पर बिल्कुल फोकस बिल्कुल बैठ गया है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम जाके कहीं और जाएं। तो हम चाहेंगे कि हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। तो हम अपनी स्टेट, जो ये स्टेट है, उसको चेंज करने से मना करेंगे।
ठीक है। अब ऐसे ही होता है इनर्शिया। अगर हम एक कारपेट को बीट करते हैं स्टिक से तो क्या होता है देखते हैं। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रेसिस्ट एनी चेंज, वो मना करता है कि मुझे किसी और स्टेट में नहीं होना है, मुझे अपनी ही स्टेट में रहने दो, रेस्ट में या फिर स्टेट ऑफ मोशन में, मुझे कोई काम करते रहने दो, या फिर जैसे कार मूव करती है तो उसे मूव ही करता होना है ना। जब तक कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स में नहीं लगता तब तक वो मूव करती रहती है ना। तो वो भी अपनी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहती है। तो जब हम कारपेट को बीट करते हैं स्टिक से तो कारपेट के अंदर एक मोशन आता है। वो कैसे आया, अब पहले कारपेट रखा हुआ था एक जगह पे, अब वो पहले अपनी रेस्ट स्टेट में था, अब उसे उठाया हमने, उसको बीट करना स्टार्ट कर दिया तो वो मोशन में आ गया ना। पर जो डस्ट पार्टिकल्स उस पे थे, गंदगी जो थी, वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने से मना कर रही थी कि हम तो भाई नहीं करेंगे। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है इनर्शिया का, वो कहता है कि डस्ट पार्टिकल्स जो होंगे वो रह जाएंगे अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में ही, और जो कारपेट होगा वो अपने मोशन में आ जाएगा, मतलब मूव करने लग जाएगा। इस वजह से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो कारपेट से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज द लॉजिक। ओके, अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये बोल रहा है व्हाई is it advised to tie any luggage kept on the roof of the bus with a rope? क्यों हमें कहा जाता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग करने के लिए और हम कहीं दूर जा रहे हैं तो अपना एक लगेज हम साथ लेके जाते हैं, अपने कपड़े वगैरह होते हैं इसमें। ठीक है। अब अगर हम उसको एक बस पे रखते हैं तो हमें कहा जाता है कि बस के ऊपर रख रहे हो तो गिरने का डर रहेगा और उसको आप एक रोप से बांध दो ताकि वो गिरे ना। अब ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर आप बस की छत पे रख रहे हो तो उसे रोप से बांधो? तो देखो, इस पे एक लॉजिक होता है कि जब एक बस जो होती है वो एक्सेलरेट करती है, मतलब वो जब मूव करती है आगे की तरफ, ठीक है, एक्सेलरेट करती है और वो आगे की तरफ मूव करती है, तब इट एक्वायर अ स्टेट ऑफ मोशन, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में आ जाती है, वो मूव करने लगती है और मोशन में आ जाती है। हाउएवर इसकी वजह से क्या होता है, जो लगेज रखा हुआ है रूफ पे, मतलब बस के रूफ पे जो लगेज रखा हुआ है वो अपना इनर्शिया ऑन करेगा और टेंड टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अब देखो, हम जब बैठे, बहुत सारे लोग आए, वो बैठ रहे हैं, तो बस स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मतलब वो खड़ी हुई है एक जगह, और हम उसी टाइम पीरियड में अपने लगेज को रोप से बांध रहे हैं। रोप मतलब रस्सी से, ठीक है, रूफ पे जो रखा है। अब एकदम से जब बस चलेगी, एक्सीलरेट करेगी, तो जो ये है वो इनर्शिया फॉलो करेगा और अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में वापस जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इनर्शिया फॉलो कर रहा है। इनर्शिया मतलब जिद, अपनी उसी स्टेट में रहने की जिद। ठीक है, तो वो करेगा। अब हेंस विद द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ बस, इस वजह से फॉरवर्ड मूवमेंट जो होगी बस की, तो इससे क्या होगा, लगेज जो होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहेगा और वो गिर जाएगा रूफ ऑफ बस से। मतलब अगर बस आगे जाएगी और अगर उसे अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना है, जो कि इनर्शिया होता है, जो कि होता ही हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो बस से गिर जाएगा। इस वजह से हमें बोला जाता है कि उसे रूफ पे रखो अगर, तो उसे रस्सी से बांध दो ताकि वो गिरे ना, अपनी इनर्शिया को कंट्रोल कर दे वो रोप और वो उसे गिराए ना, बस के साथ ही आगे मूव कर दे। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ। ये बोल रहा है ए बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल, एक बैट्समैन था, ठीक है, वो उसने क्रिकेट बॉल को हिट किया, मतलब बैट से उसने उसे हिट किया, मतलब उसे फेंका। ठीक है, विच रोल ऑन अ लेवल ग्राउंड, एक लेवल ग्राउंड पे वो रोल करते लग गई, ऐसे ऐसे जाने लग गई। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, उसने कुछ डिस्टेंस ही कवर किया, तो उसके बाद क्या हुआ, वो रेस्ट पे आ गई। द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज, क्यों हुई वो स्टॉप, मतलब अगर हमने बैट से उसको हिट किया है तो वो एक ग्राउंड लेवल पे रोल होती जा रही है और एक टाइम पीरियड में जाके वो रुक जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमसे इसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि है द बैट्समैन डिडंट हिट द बॉल हार्ड इनफ, जो बैट्समैन था उसने बॉल को ज्यादा हार्डली पुश नहीं किया उसे, इस वजह से वो रुक गई। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है
फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल, ठीक है, जितना फोर्स लगा उतनी ही वेलोसिटी वो करेगी, ऐसा कुछ। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, यहाँ पे एक फोर्स है जो बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। और बाद में लास्ट ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन है, इक्वेशन नहीं है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कौन सा होगा। डी ऑप्शन है देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट, यहाँ पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा बॉल पे, इस वजह से उसने चाहा कि मैं रुक जाऊं, रेस्ट पे आ जाऊं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कह रहा है देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल which then roll on the level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest because there is frictional force on the ball opposing this motion. यहाँ पे एक frictional force होता है जो क्या करता है, जो मोशन है बॉल का उसको स्टॉप करता है। अब देखो क्या होता है, हर एक चीज में ऐसा होता है कि हम जब आगे मूव करते हैं तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है आगे की तरफ। अगर वो फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स हम पे एक्सर्ट कर रहा है धरती उससे ज्यादा है तो हम आगे मूव कर जाएंगे, अगर वो कम है तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है कि जब तक बॉल का जो फोर्स है वो जब तक ज्यादा है इन उससे क्या नाम है फ्रिक्शनल फोर्स से, तब तक वो आगे मूव करती रहेगी। लेकिन जब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया बॉल के फोर्स से तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा और वो बॉल को स्टॉप कर देगा, ठीक है। इस वजह से बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मोशन की डायरेक्शन में अपोजिटली ही काम करती है, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके अपोजिट में ही ये काम करती है, फोर्स को ओवरकम करने के लिए, स्टॉप करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। Hence this force is responsible for the stopping of the cricket ball, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है एक ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक था उसने जीरो से स्टार्ट किया, मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया, एंड रोल डाउन ऑन अ हिल, एक हिल पे वो रोल डाउन हो रहा है, जा रहा है हिल से, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो एक एक्सेलरेशन कर रहा है और वो जा रहा है डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, वो 400 मीटर कवर कर रहा है 20 सेकेंड में। तो उसकी हमें एक्सेलरेशन बतानी है और बतानी है फोर्स जिससे वो एक्ट कर रहा है। अगर उसका जो फोर्स है, मास है वो कितना है 7 मेट्रिक टोन्स, मतलब ये होता है 1 मेट्रिक टोन 1000 kg के बराबर, टन, ठीक है। एक टन कितने के बराबर होता है 1000 किलोग्राम की। अब देखते हैं इसका आंसर। देखो हमें गिवन था कि जब भी हम फिजिक्स सॉल्व करते हैं तो पहले लिख लीजिए कि हमें क्या क्या गिवन है, उससे हम इजीली उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमें गिवन था कि ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, टाइम कितना लिया उसने 20 लिया, क्या कवर करने के लिए, डिस्टेंस कवर करने के लिए 400 मीटर का, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है वो क्या है, ये है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहां पे देखो जहां पे U का मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, T का मतलब क्या होता है टाइम कितना कवर किया है, हाफ यहाँ पे फॉर्मूले में आ जाता है, A का मतलब होता है एक्सेलरेशन और बाद में T का मतलब क्या होता है टाइम, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला और ये होता है डिस्टेंस, S इज डिस्टेंस हेयर, ठीक है। अब देखो हम सॉल्व कर देंगे इसको, हमें गिवन था डिस्टेंस कितना है 400 इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपने पास 0 थी। अब टाइम कितना है गिवन था अपन को 20 सेकेंड का टाइम था अपन पास, बाद में हाफ जो फॉर्मूले में होता है इनटू में A जो हमें निकालने का था क्वेश्चन हमें गिवन नहीं है, बाद में इनटू में T का स्क्वायर, T कितना था 20 और उसका स्क्वायर कर दिया तो T का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशन को, सो सिंपल, ठीक है। देखो
जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा। उसके बाद में ऐड करेंगे हाफ a इंटू, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा कितना 400। अब 400 आ गया, इससे कट करेंगे 400 को कितना आ जाएगा 200a, ए यहाँ पे ना इस वजह से मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ऐसे बन जाता है ये। अब सॉल्व कर देंगे 400 अपॉन में हो जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन में है, तो आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ फोर्स क्या होता है, फोर्स हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ साथ फोर्स भी पूछा गया था, तो फोर्स कितना हो जाएगा, हमें इस चैप्टर में गिवन है कि जो फोर्स होता है उसकी जो फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का उसे, वो होता है कितना, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है अपन गिवन था 7 टन। अब एक टन में कितना होता है 1000, तो 7 टन में कितना हो जाएगा 7000। मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन जो हमने अभी निकाली 2 से, आ जाएगा कितना 14000 न्यूटन। न्यूटन क्यों लगाया, क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन जो कि है एक पत्थर है जिसका मास है 1 किलो का, ठीक है, उसको फेंका गया, थ्रो किया गया 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है, कहाँ फेंका गया, अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक, एक जमा हुआ सरफेस था किसी लेक का, झील का, उस पर जम गया है और वहां पे हमने एक पत्थर को जो किसका मास था 1 किलो उसको हमने फेंका जो गया 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से और बाद में रेस्ट पे आ गया, ट्रेवल किया उसने डिस्टेंस 50 मीटर का, उसके बाद वो रेस्ट पे आ गया। बाद में व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस, बताना है हमें कि उसमें क्या फ्रिक्शन, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा स्टोन और आइस के बीच में। मतलब हमने फेंका स्टोन को तो वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद में वो स्टॉप हो गया, तो बताइए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगा होगा उस बॉल को रेस्ट पे लेके आने के लिए। तो देखिए हमें जो गिवन है वो लिखते हैं हम, पता है हमें कि उसने स्टार्ट किया 20 मीटर पर सेकेंड से, वो स्टॉप हो गया 0 मीटर पर सेकेंड पे, उसने डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें v क्या है, v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, उसके बाद u क्या है इनिशियल वेलोसिटी और 2 फॉर्मूले में आता है, a मतलब एक्सेलरेशन और s मतलब डिस्टेंस कवर्ड। अब सॉल्व कर देंगे इसको हम, पता है हमें कि उसने फाइनल वेलोसिटी कितनी की 0 हो गई, बाद में उसकी रेस्ट पे आ गया ना, इस वजह से देखो यहाँ पे लिखा है रेस्ट पे आ गया बाद में। ओके ओके अब देखो 20 था इसका u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद में सॉल्व कर देंगे तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया तो देखते हैं, चलिए जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है दैट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन ऑफ स्टोन, जो एक्सेलरेशन है वो एक्ट कर रही है मोशन ऑफ, जो मोशन है स्टोन का उसके अगेंस्ट एक्ट कर रही है इस वजह से, ठीक है, ऐसे अपोजिट एक्ट कर रही है इस वजह से। अब पता है हमें मास कितना था 1 किलो, उसके बाद में हम लगा देंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास पता है हमें कितना था उसका 1 kg था उसका मास, उसके बाद में हमने अभी अभी निकाली उसकी एक्सेलरेशन जो कि थी -4, अब हमने सॉल्व कर दिया तो उसका आंसर क्या आ गया -4 न्यूटन। अब न्यूटन क्यों लगाया है, क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ये लगाना कंपल्सरी होता है, ठीक है। ओके, हेंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस इज -4 न्यूटन, ठीक है। ये था अपना 6th क्वेश्चन। बाद में है 7th क्वेश्चन जो कि बोल रहा है एक 8000 किलो का 8000 किलो का एक इंजन है, वो पुल कर रहा है ट्रेन के 5 वैगन्स को, मतलब डब्बे जो होते हैं ना, अलग अलग डब्बे होते हैं अलग अलग ट्रेन में, तो यहाँ पे 5 डब्बे हैं एक ट्रेन में, ठीक है।
उसको एक जो इंजन है वो पुल कर रहा है, एक इंजन है वो पुल कर रहा है जो कि पूरे 8000 किलो का है, ठीक है। और जो 5 वैगन्स है वो सारे के सारे 2000 किलो के हैं, मतलब सारे नहीं है, जिसमें जो एक है वो 2000 का है, तो सारे कितने हो गए 10,000 की हो गए। अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है उस पर लेके जा रहा है। इफ द इंजन एक्सर्ट फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, अगर जो इंजन है वो एक्सर्ट कर रहा है 40,000 न्यूटन का फोर्स, और जो ट्रैक है वो उस पर फ्रिक्शन फोर्स दे रही है जो अपोज करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, वो है 5000 न्यूटन। बताइए कि जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो कितना होगा, मतलब वो कितनी एक्सेलरेशन करेगा फ्रिक्शनल फोर्स के होते हुए। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट देखें तो देखिए, फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है इंजन वो है 40,000 न्यूटन। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स ट्रैक ऑफर कर रहा है वो है 5000 न्यूटन। अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो एक्चुअली कितना जो ट्रेन है वो एक्सेलरेट कर रही है वो आ जाएगा। तो हमने वही किया, माइनस कर दिया इन दोनों को, आ गया 35,000 न्यूटन, जो कि जो ट्रेन है वो एक्सेलरेट कर रही है एक्चुअली, ठीक है। हेंस द नेट एक्सर्टिंग फोर्स इज 35,000 न्यूटन। बाद में पूछा गया है अपन से द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, और बताइए कि जो फोर्स ऑन वन वैगन एंड ऑन वैगन 2, तो बताइए कि एक्सेलरेशन कितनी हो रही है। हमने यहाँ निकाला कि नेट वो कितनी एक्सेलरेट कर रहा है ट्रेन का इंजन, ठीक है। अब बताइए कि ट्रेन कितनी एक्सेलरेशन कर रही है, मतलब कितनी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो कर रही है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। ओके, देखिए, द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन ऑन ऑल 5 वैगन्स। जो इंजन है 40,000 कर रहा है फोर्स एक्सर्ट पांचों वैगन्स पे। अब पता है हमें कि नेट कितनी है फोर्स एक्सेलरेटिंग वाली, वो है 35। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को हटा दें तो अब देखो, मास ऑफ वैगन इनटू में अगर नंबर ऑफ वैगन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सबका मास आ जाएगा। देखो, हमें गिवन है कि एक का मास कितना है 2000 है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 वैगन्स, क्योंकि 5 वैगन्स है इसलिए 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 किलोग्राम, ठीक है। टोटल मास कितना आ गया बेसिकली। अब देखो, मास तो आ गया अपने पास, अगर 8000 को और ऐड करें जो कि इंजन का मास है, तो अपना टोटल आ जाएगा 18,000 किलो, ठीक है। बाद में हमें निकालना है कि फोर्स कितना कर रही है वो, मतलब बेसिकली हमें निकालनी थी एक्सेलरेशन, तो हमने ये वाला फॉर्मूला पकड़ा जो होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो हम अगर ऐसे करेंगे F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो देखिए हमें पता है कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जो है वो कितना है 35,000 है, और मास कितना है ओवरऑल ट्रेन का, वो है 18,000। इनको डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। सोल्व कर देंगे तो 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। ओके, अब सी हमें पूछा गया था कि फोर्स जो लग रहा है वैगन 1 पे और वैगन 2 पे। तो देखिए, फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए जो कि होता है m इंटू ए। अब मास कितना था, मास था 8000, राइट। और बाद में अपने पास में एक्सेलरेशन कितनी थी, तो इतनी थी, अभी निकाली हमने। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 1552 न्यूटन 1 वैगन पे, और 2 वैगन पे जो फोर्स लग रहा है वो है 15,552 न्यूटन वाला फोर्स, ठीक है। बाद में है क्वेश्चन 8, वो बोल रहा है एक ऑटोमोबाइल है व्हीकल जिसका मास है 1500 किलोग्राम, मतलब ऑटोमोबाइल कुछ भी हो सकता है, कार, बस, बाइक वगैरह, कोई भी ऑटोमोबाइल है, व्हीकल है, उसका मास पता है हमें 1500 किलोग्राम। क्या फोर्स होगा उसके बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, अगर जो व्हीकल है उसको स्टॉप करना है नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ में, जो कि है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाली।
अगर वो स्टॉप हो रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ में जो कि इतनी है, तो बताइए उसके क्या फोर्स होगा उसके बीच में, उस व्हीकल के बीच में और रोड के बीच में। तो देखते हैं फिर। फोर्स का नॉर्मल फॉर्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर। देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है, हमें पता है उसका मास इतना है, पुट कर दीजिए वैल्यू। एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, नेगेटिव में है तो नेगेटिव लगा के पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दैट इज फोर्स बिटवीन द ऑटोमोबाइल व्हीकल एंड द रोड। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ मास जो है वो m है और वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है v। मतलब हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है mv, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो यही यहाँ पूछा गया है कि अगर मोमेंटम निकालना है और किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो उसका आ जाएगा आंसर मास इनटू वेलोसिटी विच इज mv। नेक्स्ट है क्वेश्चन, using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across the floor constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? देखिए, हमें अगर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं हम एक 200 न्यूटन का, तो हमें एक वुडन कैबिनेट को मूव करवाना है, उसे एक फ्लोर पे मूव कराना है हमें। किस फोर्स से? 200 फोर्स से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। तो बताएंगे उस पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो देखिए, अगर हम लगाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना न्यूटन वाला फोर्स, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से जो कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उससे क्या होगा, अपोजिट फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा जो हम फोर्स लगाएंगे उसके। तो हेंस द फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो भी 200 न्यूटन का ही होगा जो कैबिनेट पे लगाया जाएगा। ठीक है, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन बोल रहा है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास सेम है 1.5 किलोग्राम, वो सेम स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, देखो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो यहाँ तो वो यहाँ पे, वो यहाँ जा रहा है तो वो यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। द वेलोसिटी दोनों की जो है वो सेम है, इतनी ही है 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर कोलाइजन ड्यूरिंग द विच स्ट्राइक टुगेदर। जब वो दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे से, यहाँ जाके मिल जाएंगे जब, तब तक की। तो बताएंगे कि वेलोसिटी क्या होगी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलाइजन। कोलाइजन के बाद में, मिलने के बाद में कितनी रहेगी उनकी वेलोसिटी। तो देखिए, सब कुछ पुट कर दीजिए, नॉर्मल फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, पहले मोमेंटम कितना था, मतलब mv जो था पहले कितना था, वही इक्वल टू होगा जो बाद में होगा। ये होता है अपना, वो होता है अपना रूल होता है। ठीक है, इसको पुट कर देंगे, m1 v1 मतलब पहले मास कितना था, वेलोसिटी कितनी है, प्लस कर देंगे दूसरे का मास कितना है और वेलोसिटी कितनी है, इज इक्वल टू में वही आएगा जो कि बाद का होगा। पुट कर दी वैल्यूज हमने, तो इसके आगे वेलोसिटी 0, मतलब वेलोसिटी जो होगी कंबाइंड ऑब्जेक्ट की बाद में कोलाइजन की, वो कितनी हो जाएगी 0, मतलब पहले भी कितनी थी, 0 ही थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आफ्टर कितनी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, बाद में जब वो मिल जाएंगे दोनों, तब उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि पहले भी 0 थी। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, जो पहले होता है कोलाइजन का मोमेंटम वो बाद में होगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी बताई गई है जो कि है 0, मतलब बाद में उसकी मिलने के बाद होगी जो वेलोसिटी वो हो जाएगी 0। बाद में है 12th क्वेश्चन जो कि बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुश बैक ऑन अस विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। हम अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से देखें, जो बोलता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का दिया हुआ मोशन है, लॉ है ये। तो अगर हम बोलते हैं ये, तो ऑब्जेक्ट जो हमें पुश करता है बैक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के साथ में, तो अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क अलोंग द रोड साइड, अगर हमने एक बहुत बड़ा मैसिव ट्रक हमने एक रोड साइड में पार्क कर दिया है, तो वो प्रोबेबली नहीं करेगा मूव। अब एक स्टूडेंट था, उसने जस्टिफाई किया स्टेटमेंट को आंसर देके, दो अपोजिट इक्वल फोर्स कैंसिल ईच अदर। उसने बोला कि दो अपोजिट इक्वल फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस लॉजिक पे कमेंट कीजिए और बताइए कि ट्रक जो था उसका मूव क्यों नहीं किया। तो एक ट्रक जो है बहुत ही ज्यादा हैवी मास का होता है, तो वहां पे एक स्टैटिक
फ्रिक्शन होता है एक ट्रक के बीच में और एक रोड के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब ऑब्वियसली अगर उसका मास ज़्यादा है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मास जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ठीक है, अब देखो, टू मूव द कार, अगर एक ने अप्लाई किया है तो फोर्स ज्यादा होगा उस फ्रिक्शन फोर्स के, क्योंकि हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे वो कम होगा। देयरफॉर जब कोई पुश करता है ट्रक को, तो ट्रक जो होता है वो मूव नहीं करता, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स हमने अप्लाई किया है फोर्स में, वो जो होता है वो कैंसल्ड हो जाता है आउट बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ इक्वल अमाउंट। जो वो इक्वल अमाउंट का फोर्स था जब हमने अपने अप्लाई किया, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दोनों सेम होते हैं, इस वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है, ये होता है therefore student is right in justification that the two opposite and equal cancel each other। जो स्टूडेंट था वो सही कह रहा था। ठीक है, बाद में बोला गया है कि 13th क्वेश्चन में कि जो हॉकी बॉल है जिसका मास 200 ग्राम है, वो ट्रेवल कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, वो हॉकी स्टिक के द्वारा स्ट्रक हो जाती है। तो इससे क्या होता है, वो अपने वापस से जहां से गई थी वापस वहीं पे आ जाती है, अपनी ओरिजिनल पाथ पे आ जाती है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब बताइए कि चेंज ऑफ मोमेंटम में कितना हुआ। तो देखिए, वही पुट कर देंगे सब कुछ वैल्यूज। अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, मतलब डेल्टा पी निकालना है, मतलब चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा मतलब चेंज कितना हुआ है, पी मतलब मोमेंटम, तो माइनस कर देंगे पहले कितना था और अब कितना है, माइनस कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज। तो बाद में जो हेंस द चेंज इन मोमेंटम ऑफ हॉकी बॉल इज 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसकी न्यूटन, इसकी वो होती है ऐसा यूनिट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया 13th वाले का। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, वो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी इतने की जा रही है और उसको स्टॉप कर दिया गया इतने सेकंड के अंदर, रेस्ट पे आ गई वो, तो उसका डिस्टेंस बताइए कितना होगा और उसका फोर्स भी कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए, हमें सारी वैल्यू पुट कर देनी होती है, आंसर अपने आप आ जाता है। अब देखो, v मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में कि उसको रेस्ट पे ले आए हो। अब इतनी हो गई, 0 हो गई मतलब। अब ये कितनी सी हमें गिवन है कि पहले हमने उसको इतनी वेलोसिटी से मूव कराया, तो ये आ गई। हमें इसकी एक्सेलरेशन पता नहीं है, तो हमने ए लिख दिया और टाइम पता है इतना। पुट कर दिया वैल्यूज, उसका आंसर आ गया -55,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। क्यों नेगेटिव में क्यों आई, क्योंकि वो अपनी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, वो रेस्ट पे आ गई दोबारा से। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन करती हुई आई है। बाद में हमें निकालना है इसका फोर्स भी, तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए। सॉल्व कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज। हमें गिवन था मास, हमें गिवन था इतना, हमने चेंज कर लिया इसको, कन्वर्ट करने के बाद ये आया, मल्टीप्लाई कर दिया इससे, इसमें आ गया अपना आंसर 50 न्यूटन का आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट इसका मास है 1 kg, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, उसका वो कोलॉइड हो गया, स्टिक हो गया एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से, इसका 5 kg का वजन है, मास है, दोनों के दोनों एक सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं साथ में। तो बताइए टोटल मोमेंटम कितना होगा इम्पैक्ट के पहले और इम्पैक्ट के बाद में, उसकी वेलोसिटी भी बताएंगे कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो वही करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। पता है हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली m1 v1 प्लस कर देंगे m2 v2 के, जो कि इक्वल होगा बाद में जो कोलॉइड के बाद आएगा वो उसके। सॉल्व कर दिया, पुट कर दिया वैल्यू। पता है हमें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जितना होगा उससे उतना ही होगा जितना बाद में होगा। सॉल्व कर दिया, इसका आंसर आ गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 10 आ गया, और वेलोसिटी कंबाइंड ऑब्जेक्ट की 5/3 मीटर पर सेकेंड आ गई। बाद में है 16th क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 100 kg, वो एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक है, ठीक है, यहां से वो 5 से वो 8 पे चला गया 6 सेकेंड के अंदर। तो बताइए कि उसमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कितना होगा ऑब्जेक्ट का, और बताएंगे कि उसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो वही सेम प्रोसेस करना है हमें, mu mv फाइंड आउट करिए, उसको सॉल्व कीजिए, बाद में फोर्स निकाल लीजिए ma करके, तो वही होगा।
नेक्स्ट 17th क्वेश्चन बोल रहा है अख्तार, किरण, राहुल ये तीनों चला रहे हैं मोटर कार और मूव कर रहे हैं एक हाई वेलोसिटी से, तो एकदम से क्या हुआ, एक इंसेक्ट आ गया उनकी विंडशील्ड पे और वो स्टक हो गया एक विंड की स्क्रीन पे। अख्तार और किरण ने बताया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि किरण ने बताया कि जो इंसेक्ट है उससे ग्रेटर चेंज हो मोमेंटम में एज कम्पेयर टू चेंजेस इन मोटर कार, बिकॉज चेंज जो है वेलोसिटी के अंदर वो ज्यादा है कार में इंसेक्ट से, क्योंकि वो उसका छोटा मास है। ठीक है, अख्तार ने कहा कि भाई मोटर कार जो है मूव कर रही है लार्ज वेलोसिटी से, उसने लार्ज फोर्स एक्सर्ट किया है इंसेक्ट पर जिसका मास कम है, एज ए रिजल्ट इंसेक्ट डाई। राहुल ने कहा भाई कि उसने बताया कि जो मोटर कार है और इंसेक्ट है दोनों सेम फोर्स में चल रहे हैं और चेंज कर रहे हैं अपने मोमेंटम में। अब बताइए इनके सजेशन पे कमेंट करना है अपन को। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम जो कार का है और इंसेक्ट का है पहले कोलिजन के वो इक्वल होगा मोमेंटम जो कार का है बाद में। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो चेंज मोमेंटम है कार और इंसेक्ट में वो जीरो है सिस्टमैटिकली अगर देखें तो अगर हम देखें तो राहुल ने करेक्ट एक्सप्रेशन दी है, क्योंकि दोनों कार जो है और इंसेक्ट है वो इक्वल एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोर्स, और न्यूटन के एक्शन रिएक्शन और थर्ड फोर्स के द्वारा लॉ के द्वारा उसने एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाई, क्योंकि उसने कहा था कि वो सफर कर रहे हैं चेंज इन मोमेंटम बिकॉज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है कितना मोमेंटम होगा डब बेल का जिसका मास 10 kg है, वो ट्रांसफर की जा रही है फ्लोर पे, हाइट कितनी हाइट से, 80 सेंटीमीटर हाइट से, टेक इट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, इतनी हमें एक्सेलरेशन लेनी है। गिवन है हमें सब कुछ, पुट कर दिया वैल्यूज हमने। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कर दिया इसको सॉल्व, पुट कर दिया वैल्यूज, इसका आंसर आ गया हैंस द मोमेंटम ऑफ विथ विच डम्बेल हिट द फ्लोर इज mv, 4 into 10 into 4 कर दिया। हमें इसकी ऐसा यूनिट लगानी इंपॉर्टेंट होते हैं वरना मार्क्स कट जाते हैं, तो इसका आंसर आ गया 40 kg मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, मोमेंटम वाला। तो आज का हमारा ये यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको मेरी पसंद आई होगी। अब आगे बाद में करेंगे अपन, तब तक के लिए बाय बाय।